को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक यूज इफेक्ट पढ़ा था, एक एपीआई फैचिंग पढ़ी है। यूज इफेक्ट क्या होता है? वो हमारे कंपोनेंट्स के साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने का काम करता है। अब साइड इफेक्ट्स किस तरह से, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल वही थी जो मैंने शुरू में आप लोगों को दी थी कि जब हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स बनते थे ना, तो उसके अंदर हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए उसके जो है ना अपना साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए तीन मेथड होते थे। कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट विल अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। तीनों मेथड क्या करते थे? एक, जब कंपोनेंट पहली बार डोम के अंदर रेंडर होता था तो उसके अंदर जो भी चीज़ें मतलब उसको रेंडर करनी है, अपडेट हुआ हमारा कंपोनेंट डोम के अंदर, जैसे ही इंटर हुआ तो जो भी फंक्शनैलिटी हम चलाना चाहते हैं वो चलाते थे उसी अपना कंपोनेंट विल माउंट वाले मेथड के अंदर। उसके बाद दूसरा आता था हमारे पास कंपोनेंट विल अपडेट। अब अपडेट कौन सा? जैसे हम लोग यूज स्टेट अपडेट हो रहा होता है रन टाइम पर, इस तरह से जब भी कोई ऐसा कंपोनेंट हमारा रन टाइम पे अपडेट हो तब वो मेथड चलता था। उसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट होता था, एक और मेथड है जिसको कहते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। अनमाउंट का क्या मतलब है कि कंपोनेंट जब अनमाउंट हो जाए मतलब बिल्कुल ही हट जाए हमारे डेस्कटॉप से या फिर हमारे डोम से। किस तरह से? जैसे कि आप लोगों को कभी फेस हुई होगी, पॉपअप आता है हमारी स्क्रीन पे, अचानक से एक पॉपअप खुल जाता है, फिर एक माइनस का साइन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो हट जाता है। फिर इसकी डेप्थ में हम लोग नहीं जाते। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए पहले ये तीन मेथड्स होते थे। फिर जैसे ही हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स आए तो उन लोगों ने क्या किया कि उस मेथड्स को हटा के उन तीनों के मुकाबले में एक ही हमें अपना हुक दे दिया जिसका नाम है यूज इफेक्ट। वो क्या करता है? वो तीनों काम एक साथ कर रहा होता है और वो कंट्रोल कैसे होता है? उसके डिपेंडेंसी एरे पे। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है अपने डिपेंडेंसी एरे पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको बड़ी डेप्थ में। अभी हम लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन ले लेते हैं कि यूज इफेक्ट जस्ट हमारा इस तरह से एक फंक्शन की तरह होता है और अपने अंदर क्या लेता है? एक अदर कॉलबैक फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि हमसे एक ऑब्जर्व करता है क्या? एक कॉलबैक फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर इसके अलावा हमें जो है ना इसका डिपेंडेंसी एरे भी देना होता है। अब डिपेंडेंसी एरे अगर आप एक मरतबा देंगे, मतलब सॉरी खाली अगर डिपेंडेंसी एरे आप उसको देते हैं तो वो क्या करेगा? हमारा कंपोनेंट जब भी रेंडर होगा फर्स्ट टाइम तो ये यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है। अब यूज इफेक्ट चलेगा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा जब भी कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि कंपोनेंट जब भी अपडेट हो तब भी ये यूज इफेक्ट चले, तो उसके लिए क्या करते हैं? जो भी हमारा कंपोनेंट हो, लाइक हमारी कौन सी चीज़ हम देखेंगे हमारी स्क्रीन पे अपडेट होती रहती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक अपना यूज स्टेट बना लूँ तो हम क्या करेंगे? उस काउंट वाला यूज स्टेट को इसके अंदर लिख लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि वो क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है। जब भी वो अपडेट होगा ये यूज इफेक्ट दोबारा से चलेगा, उसके हर अपडेट पे ये यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है। तो फिर अब आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर किस तरह का कोड रखना चाहते हैं। ठीक है। उसके अलावा और सर मुबशिर ने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने उनके आंसर्स फाइंड कर लिए होंगे। नहीं भी किए होंगे तब भी आप लोगों की अभी बचत है क्योंकि अभी तक सर मुबशिर आए नहीं है। वो आएंगे तो वो आपसे खुद ही उसके आंसर्स ले लेंगे। यूज इफेक्ट किस किस को क्लियर है? क्लियर है ना? किसको क्लियर नहीं है? एक दो हाथ है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, घर जाकर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि आप लोगों का हैकाथॉन भी है। तो इस वजह से हमारे पास जो टॉपिक्स हैं आज हम उनको कवर कराएंगे। एक और टॉपिक जो कि हम लोग कर लेते हैं एपीआई फैचिंग का, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ना डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, ये सिंपल कंपोनेंट्स है। अगर मैं एपीआई की बात करूं तो एपीआई को समझने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि फुल स्टैक क्या होता है। हमने ये देखा था कि फ्रंट एंड क्या होता है, हमने ये भी देखा था बैक एंड क्या होता है, हमने ये भी देखा था डेटाबेस क्या होता है। एक बार फिर से उसका रिवीजन ले लेते हैं। फ्रंट एंड वो चीज़ जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पाए। यूज़र जिस चीज़ से इंटरेक्ट कर पाए, मतलब कोई बटन हो सकता है, कोई
हमारे पास जो भी चीज़ यूज़र को दिख रही है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर पाता है, वो सारा का सारा हमारा फ्रंट एंड है। और उसके अलावा वो चीज़ जो अपना यूज़र को नज़र नहीं आ रही। और वापस हम लोग उसी एग्जांपल पे चलते हैं जो कि मैंने एक होटल की एग्जांपल दी थी आपको, कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो सारा का सारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। और बैकएंड क्या होता है, बैकएंड उसका किचन होता है, कि उसके किचन के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं। अगर हमें बिरयानी का ऑर्डर देना हो, पिज़्ज़ा का ऑर्डर देना हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाकर हम लोग किचन में शेफ को नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे लिए बिरयानी तैयार कर दो, हमारे लिए पिज़्ज़ा तैयार कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बैकएंड से अलग से हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वेटर के थ्रू। अब वेटर क्या है, वेटर हमारी यूपीआई है, ठीक है। तो हमारी जो अपना वेबसाइट होती है उसके अंदर फ्रंट एंड अलग से होता है, बैक एंड अलग से होता है। मल्टीपल वेबसाइट्स है, मल्टीपल ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर अपना फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज पे होता है, बैक एंड किसी और लैंग्वेज पे होता है, तो वो उसको मैनेज करके दोनों को चला रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस है, रिएक्ट पहले आया था। आपने अक्सर करके रिएक्ट की लाइब्रेरी को देखा होगा, तो वो ये कहती है कि रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, यूआई यूएक्स लाइब्रेरी है। लेकिन वो सिर्फ फ्रंट एंड बनाती थी, बैक एंड नहीं। बैक एंड के लिए हमें कुछ और चीज़ें यूज़ करनी पड़ती थी, जैसे नोड.जेएस, एक्सप्रेस वगैरह। लेकिन जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट.जेएस आया, तो नेक्स्ट.जेएस क्या है, फुल स्टैक है बिल्कुल, ठीक है ना। उसके अंदर आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड भी बना सकते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड होता है एक, उसके साथ हमारे पास सर्वर होता है जिसको हम लोग बैकएंड कहते हैं। सर्वर नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना, सर्वर मतलब हमारा बैकएंड ही है। सर्वर क्या करता है, सर्व करता है। और जब भी हमारे पास कोई डेटा को स्टोर करने की बात आ रही होती है, तो हम यूज करते हैं किसका, डेटाबेस का। अब डेटाबेस के पास हमारी चीजें स्टोर्ड है। अब चीजें आ रही हैं, कुछ फ्रंट एंड से जा रही हैं डेटाबेस पे, किस तरह से भेजी जाएंगी, सर्वर के थ्रू। सर्वर इन सबको सर्व कर रहा होगा कि फ्रंट एंड को ये चीज़ चाहिए, इसको ये चीज़ दे दो, आप इसको उठा के यहाँ पे दे दो। कैसे, एपीआई के थ्रू। एपीआई हम लोग बनाते हैं, उसको एपीआई के राउट्स बना के देते हैं कि ये रास्ते हैं, जब भी कोई यूज़र इस राउट पे क्लिक करे तो आप उसको ये डेटा दे देना। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए लास्ट क्लास में अगर आप देखें तो हमने जेसन प्लेस होल्डर से डेटा को फेच किया था। अब किस तरह से, ये हमारा फ्रंट एंड था, हमने जो है ना डेटा को फेच किया था किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या थी, जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। जेसन प्लेस होल्डर क्या है, थर्ड पार्टी है, और फेक और रेस्ट एपीआई हमें प्रोवाइड करती है। हमने सिर्फ सीखने के लिए क्या किया था कि उसका यूज़ किया था, वहाँ से डेटा फेच किया था, और हमने डेटा फेच करना सीखा था सर। बेसिकली हम उसका यूज़ करके डेटा को नहीं यूज़ कर रहे होते, हमें अपनी एपीआईज बनानी पड़ती है, हम अपने राउट्स बनाते हैं, सारी चीज़ें हम अपनी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस फुल स्टैक है, वो सारी सहूलत हमें देती है कि आप उसका फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ उसके साथ डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर डेटाबेस के अंदर आपने कोई चीज़ स्टोर करानी है तब भी आप एपीआई का यूज़ करोगे, डेटाबेस से वापस आपने कोई चीज़ निकाल के लानी है तब भी आप एपीआई का ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो एपीआई सिंपल है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। एपीआई को फेच करने का सिंपल तरीका है कि आपने क्या करना है, सिंपल एक यहाँ पर फंक्शन बना लें, या इसी फंक्शन को भी आप जो है ना एक एसिंक्रोनस बना के यहीं से डेटा फेच कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पूरा कंपोनेंट ज़ाया नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही कंपोनेंट होता है, एक ही फंक्शन होता है जो कि बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं और उसके थ्रू डेटा को फेच करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के बाद हम उस फंक्शन का कोई नाम रखेंगे, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं भाई फेच डेटा। फेच डेटा हमने लिखा। फेच डेटा लिखने के बाद हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हमने ये करना है कि हमारे पास डेटा को फेच करने का एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है फेच। मैंने लास्ट क्लास में बताया था हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास थर्ड अपना पार्टी लाइब्रेरी आती है जिससे हम डेटा को फेच करते हैं, वो हमें थोड़ी सी सहूलत देती है। लेकिन ये जो फेच का फंक्शन होता है, ये जो फेच का फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और एक एक्सियोस नाम की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है, हम उसको भी यूज़ करके डेटा को फेच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसी को देखते हैं। अब ये जो फेच करते हैं ना, इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। एक तो हमारे पास यूआरएल आती है, ठीक है, एक हमारे पास यूआरएल आती है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर एक अदर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम लोग पोस्ट मेथड वगैरह में जब यूज़ करेंगे तब इसको देखेंगे। पोस्ट मेथड कुछ भी नहीं है, HTTP कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास, सर्वर से बात करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। अगर सर्वर से हमने डेटा को लेना है तो हम क्या करेंगे, गेट एपीआई लिखेंगे, ठीक
ठीक है, गेट करेंगे। अगर हमने सर्वर को कुछ भेजना है तो पोस्ट करेंगे। अगर हमें हमारे पास कोई डेटा है सर्वर के पास पड़ा हुआ है उसको एडिट करना है तो क्या करेंगे, पुट की एपीआई है वो यूज करेंगे। अगर वहां पर कुछ डेटा है हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, उसके वो सारी चीजें हमने क्या करनी है इसके अंदर डिफाइन करनी होती है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को फेच कर रहे हैं, और ये जो फेच का मेथड है ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड को यूज करता है। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद से उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम डेटा को गेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट गेट ही कर रहा है। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को फिलहाल के लिए साइड पे रख के हम यहाँ पर अपनी यूआरएल को लेकर आते हैं। अब लास्ट टाइम आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक वेबसाइट यूज की थी, क्या नाम था उसका, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, अगर आप इस वेबसाइट पे आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, फ्री फेक रेस्ट एपीआई। ठीक है, ये फेक एपीआई है, सिर्फ हम लोग सीखने के लिए यूज करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कुछ एपीआई मिलती है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। अच्छा, ये जो है ना इसको एपीआई को यूज करने का तरीकेकार भी ये बताते हैं। अगर आप लोग एक नजर डालें तो ये डॉट डेट और डॉट केज का मेथड ये पुराना यूज करते हैं, हम लोग ने अपना लेटेस्ट जो हमारे पास है एसिंग और अवेट वाला काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ एपीआई मिलती है, पोस्ट की एपीआई मिलती है, इसके अंदर 100 पोस्ट होती है, 500 कमेंट्स होते हैं, 100 एल्बम्स होते हैं, 5000 फोटोज होते हैं। आप लोग ये ट्राई करिएगा इस फोटोज को अपने पास फेच करके देखिएगा, रियल फोटोज नहीं होंगे, ये जस्ट उसकी जो है ना फ्रेम्स होते हैं या कुछ कलर्स होते हैं जो कि आपको वहाँ पर मिल रहे होते हैं। हमने क्या किया था लास्ट टाइम, 10 यूजर्स की जो हमारे पास एपीआई है हमने उसको फेच किया था। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एपीआई कुछ भी नहीं है, डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या है, एक एरे है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। हमने ये पहले भी बनाए थे, इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है। जब हमने वेब मेथड पढ़ा था तब भी हमने ये डेटा बनाया था। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एपीआई की यूआरएल है और ये हमारे पास एपीआई का डेटा है। इन दोनों को मिला के हमारे पास बनती है एपीआई। सिर्फ एपीआई इस यूआरएल का नाम नहीं है, सिर्फ इस डेटा का नाम नहीं है, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं ये क्या है, एपीआई। अच्छा, एपीआई को सिर्फ इस एपीआई को गेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपने इस लिंक को कॉपी करना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाए यूआरएल के नाम से, और उसको इस लिंक को आप स्टोर करवा दें उस यूआरएल के अंदर। डायरेक्ट आप यहाँ पर फेच के अंदर भी आप इसको रखेंगे तब भी ये वर्क करेगा, नहीं रखेंगे तब भी ये वर्क करेगा। यूआरएल के अंदर भी आप इसको स्टोर करवा लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये क्या करता है, ये आपको कुछ रिटर्न करेगा। कुछ रिटर्न करेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमें एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि ये हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो हम रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल बना दिया है सिंपल। अब अगर हम लोग देखें तो अच्छा चलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को करवाई देता हूँ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ लिया था। ये क्या करता है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा लास्ट टाइपस्क्रिप्ट के क्वार्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस की 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, ठीक है, अपना रिजॉल्व और रिजेक्ट होती है। जब हमारे पास सिंक्रोनिस कोड होता है तो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अब ये जो डेटा है ना हमारे पास, क्यों, क्योंकि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी वहाँ पर, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। जब इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है और हमारे पास सिंक्रोनसली कोड चल रहा होता है, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करता है। अब फर्ज करें वो इस लाइन पे आ गया और हमारी जो रिक्वेस्ट है वो गई हुई थी, अभी तक वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या था, हमारा प्रॉमिस पेंडिंग था। ये क्या करता है, प्रॉमिस को पेंडिंग प्रिंट करके आगे चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके सामने अवेट लगाना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि जब तक आपके पास रिस्पॉन्स ना आए तब तक आप नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना। जब भी हम अवेट लगाते हैं तो अवेट क्या करता है, अवेट एरर देता है और वो कहता है कि जो मेरा नियर बाय पेरेंट फंक्शन है, जब तक वो सिंक्रोनस नहीं होगा तब तक मैं एसिंक्रोनस नहीं होगा तब तक मैं वर्क नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो पेरेंट फंक्शन है उसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ता है, उसके सामने सिर्फ एक एसिंक का कीवर्ड लगा के। अब ये हमारा फंक्शन एसिंक्रोनस बन गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हमें डेटा रिटर्न करता है, लेकिन वो डेटा हमारे पास रीडेबल नहीं होता। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें जो डेटा है वो हमें जेसन के अंदर चाहिए। तो हमें इस डेटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना,
आपने जस्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन का फंक्शन चला लेना है। जैसे ही फंक्शन चलाएंगे तो आपके पास डेटा आपका कन्वर्ट होके रिटर्न होगा। अब रिटर्न होगा तो क्या करेंगे, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे हम लोग। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा, अब ये जो जेसन का फंक्शन है ये क्या करता है, ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब जब ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा इसके सामने। अब जैसे ही हमने इसके सामने अवेट लगाया तो अब अगर हम चाहें तो इस अपना फंक्शन को कॉपी करके किसी बटन पे रख सकते हैं, लाइक गेट डेटा, और हमें यहाँ पर एक इवेंट लगा देंगे ऑन क्लिक का, और इस बटन के क्लिक पर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, मैं इसको अपना चला लेता हूँ। जब तक ये चलता है हमने इसको कंसोल नहीं कराया तो हम डायरेक्ट इसको कंसोल भी करा देते हैं डेटा को। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये क्लाइंट का यूज क्लाइंट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये गेट डेटा का हमारे पास अपना बटन आ गया है। हमने कंसोल में जाना है और यहाँ पर जब गेट डेटा करेंगे तो हमें हमारा डेटा मिल जाएगा इस तरह से। अब ये डेटा किसके फॉर्म में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एक एरे के फॉर्म में मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक यूज स्टेट बना के इस डेटा को वहाँ भेज देंगे, और उस यूज स्टेट पर मैप का मेथड चलाना है, और मैप मेथड चलाने के बाद वो सारा का सारा डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग टेक्स्ट के बेस पर भी जो है ना डेटा ला सकते हैं, फेच कर सकते हैं, इमेजेस भी फेच कर सकते हैं, ब्लॉग्स भी फेच कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हम लोगों को मिलती है। अब एक टास्क है आप लोगों के लिए, याद है हमने टास्क मैनेजर एप्लीकेशन बनाई थी ना, उसके अंदर हमने क्या किया था कि अपनी तरफ से टास्क ऐड किए थे इनपुट फील्ड के अंदर, फिर बटन पे क्लिक करने तो हमारे पास टास्क आ रहे थे। ये जो जेसन प्लेस होल्डर वेबसाइट है इसके अंदर हमें मिलते हैं टू डूज की जो है ना वो एपीआई मिलती है। आपने क्या करना है, इस टू डूज की एपीआई पे आकर इस डेटा को जाके वहीं पर फेच करना है, उस पर टास्क मैनेजर की वेबसाइट पे नहीं, अपने हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी वहाँ पर उसको फेच करना है, और फेच करके वहाँ पर जो एक एरे था जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा जा रहा था, वो उस यूज स्टेट के अंदर आपने उस डेटा को पुश कर देना है। और उसको डायरेक्ट आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैप मेथड के थ्रू प्रिंट हो रहा होता है, हमने ऑलरेडी वहाँ पर सारा कोड किया था। तो ये डेटा फेच करके आपने वहाँ पर प्रिंट कराना है। ये आप लोगों का टास्क है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। एपीआई फेचिंग क्लियर है भाई, पक्की बात है, आवाज़ ही नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो अब हमारे पास इसके अलावा न्यू टॉपिक्स हैं। न्यू टॉपिक्स क्या है वो हमें सर अब्दुल्ला बताएंगे। जी सर। सलाम अलैकुम। अच्छा, आज के जो टॉपिक्स होंगे वो सैनिटी होगा। सैनिटी हम बिगनर लेवल पे देखेंगे। इससे पहले मेरा एक सवाल है, ये जो अभी डेटा करवाया गया है, ये फैच करवाया गया है, इसमें एक सवाल है कि ये जो डेटा मैंने फैच किया है ये ब्राउज़र की कंसोल पे क्यों आया है? क्लाइंट साइड रेंडर हो रहा है। तो क्लाइंट साइड जब रेंडर करते हैं तो क्या होता है, डेटा जब हमारा कंसोल चलता है तो वो ब्राउज़र के कंसोल पे चलता है, ना कि हमारे जो सर्वर वाला जो चल रहा है टर्मिनल, ना उस पर। अगर सर्वर वाला चल रहा होता है तो हमारे जो डेटा फैच होता है उस पर होता है। सर आप अच्छा जी, पहले तो मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना है। 2 क्लासों पहले
इससे पिछली क्लासों में जाते हैं तो आपने सैनिटी पढ़ चुके हैं। पता है किसने सैनिटी पढ़ा था? जरा हैंड रेस करें। इंस्टॉलेशन करी थी, इंस्टॉलेशन हुई नहीं थी। तो आज हम थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सैनिटी हेडलेस CMS क्या है। व्हाट इज CMS? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा कंटेंट? अगर हम अपनी कोई ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट देखते हैं जिसमें हमारा जो कंटेंट दिख रहा होता है, ऐसा कंटेंट जो प्रोडक्ट का होता है बाकायदा, जो हमारा बार बार चेंज हो सकता है, अगर हफ्ते में चेंज करना चाहें या महीने बाद, वो हमारा कंटेंट जो है वो चेंज हो जाए और उसको मैनेज करने में आसानी हो, वो कहलाता है CMS। इसके बाद आता है व्हाट इज हेडलेस। एक मिनट, किसी को खड़ा करके पूछ लेते हैं। कोई क्लासों में आया हो 2 क्लासों पहले, कोई ऐसा स्टूडेंट? किसी को मैं डायरेक्ट आप बताएं। व्हाट इज का हेडलेस? जिसका फ्रंट एंड होता है, बैक एंड नहीं होता। बैक एंड होता है, फ्रंट एंड नहीं होता। तो फ्रंट एंड में कोई सा भी लगा सकता हूँ, रिएक्ट के अलावा कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। व्यू, नस्ट, कोई भी फ्रंट एंड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट.js। आज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अभी नेक्स्ट.js है। अगर कोई बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो क्या मैं स्विच कर सकता हूँ किसी और फ्रंट एंड पे? समझ रहे हैं मेरी बात? हमारा बैकएंड वही है, सिर्फ हमारा फ्रंट एंड चेंज होगा। ठीक है, हेडलेस की मीनिंग यही है, सिंपल। हमारा फ्रंट एंड नहीं होता, बैक एंड होता है। इसी तरीके से एक और वर्ड हमारा यहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल CMS। पढ़ा है आपने? ट्रेडिशनल CMS क्या होता है कि उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं। आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड हम दोनों एक साथ मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज सैनिटी। अब CMS तो हमारे पास काफी सारे हैं। सैनिटी है, कॉन्टेंटफुल है, स्ट्राइपी है, और चलो जो भी बता रहे हैं, अच्छा वो भी है। तो हम सैनिटी क्यों यूज कर रहे हैं? फ्री है, तो स्ट्राइपी भी फ्री है हमारे पास। 15 दिन का टियर देता है फ्री पे। टॉप पे यही चल रही है। एडमिन पैनल हमारे पास स्ट्राइपी पे भी मिलता है और कंटेंटफुल पे भी मिलता है। अच्छा, इस वजह से करते हैं सैनिटी यूज। ये हमारे पास इजी टू यूज है। स्ट्राइपी थोड़ा सा मुश्किल होता है यूज करना, इंस्टॉलेशन करना, और ये भी स्ट्राइप है मार्केट में लेटेस्ट टॉप पर है भी सैनिटी। और ये जरूरी नहीं है आपको सैनिटी यूज करना है, आप दूसरा भी CMS यूज कर सकते हैं। स्ट्राइपी हो गया, कंटेंटफुल हो गया। मकसद ये है समझाने का कि सैनिटी सिर्फ इस वजह से यूज कर रहे हैं, बाकी आपका जो असल मकसद है CMS का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा बताएं। यस सर। क्लास लग रहा थोड़ी सुस्त है, बताएं कब आप तेज आवाज में। यस, ठीक है। अच्छा, अब देख लिया हमने सैनिटी क्या हो गया। अब सैनिटी के बाद हमारे पास कुछ चीजें चाहिए होंगी। डॉक्स थोड़ा सा हम यूज करेंगे। आप अगर लैपटॉप है तो आप साथ साथ मेरे साथ चलते हैं। हम लिखेंगे पेनावर्स। ठीक है, पेनावर्स मीटर। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, हमारे पास है सेकंड नंबर पे लर्न नेक्स्ट.js। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे स्टेप नंबर 9, हेडलेस CMS। मेरा हेडलेस CMS, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और स्टेप है, वो है सैनिटी। सैनिटी ओपन कर लेंगे। अच्छा, स्टेप्स मैं वापस से रिपीट कर दूंगा थोड़ी देर में। पहले हम गए हैं ब्राउजर का एक नया टैब ओपन किया है, उस पर लिखा मैंने पेनावर्स गिटहब। सही है, पेनावर्स गिटहब के बाद मैंने सेकंड नंबर पे आ रहा था लर्न नेक्स्ट.js पे गया। लर्न नेक्स्ट.js पे जाने के बाद स्टेप नंबर 9 हेडलेस CMS।
हेडलेस CMS के बाद सैनिटी, और सैनिटी के बाद मेरे पास ये वाला स्टेप ये आ गया। इसके बाद स्टेप नंबर 00 पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद हमें ये कह रहा है कि आपको पहले अगर नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट के अंदर सैनिटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, आपको पहले नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको कमांड पता होगी। कमांड क्या करती है, थोड़ा लाउड बताएं, सब बताएं एक साथ। नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करती है। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा स्टेप है। स्टेप नंबर ये कहता है इंस्टॉल सैनिटी स्टूडियो। लेकिन इससे पहले हम एक और स्टेप करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले आपके पास सैनिटी इंस्टॉल भी होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैनिटी CLI। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, सैनिटी CLI। सैनिटी CLI लिखने के बाद यहाँ पे आ रहा है कमांड लाइन इंटरफेस। इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ये आ रही है, आप इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर लेंगे। ये आपको ग्लोबली इंस्टॉल कर देगी सैनिटी। हेलो, आवाज आ रही है? सो रहे, जाग रहे, मुझे लगा सो रहे। अच्छा, ये सैनिटी इंस्टॉल कर ली। सैनिटी इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो कमांड क्या करती है, ये आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके देती है, ठीक है। अब मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। सैनिटी के नाम से मैंने अपना नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ नेक्स्ट.जेएस मैंने इंस्टॉल किया है, फ्रेश प्रोजेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। नहीं होता, अभी मैं बता रहा हूँ उसका। अभी मैंने एक टर्मिनल ओपन कर लिया है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब ये कमांड मैंने वहाँ पर कॉपी करी थी। वो कमांड थी ये वाली कमांड, देखिए आपने, ये कमांड मैंने यहाँ से कॉपी करी और उस कमांड को देखते हैं कि कमांड क्या करेगी। अब ये क्या करेगी, मेरे एक सैनिटी के प्रोजेक्ट को क्रिएट करके देगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का नाम मुझे क्या रखना है, मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मुझे रखना है ठीक है। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट का नाम अपना कस्टमाइज कर लेता हूँ। आप भी कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ सैनिटी ठीक है। अब मैं इसको, ये क्रिएट हो रहा है अभी यहाँ तक किसी का सवाल है? नेट ही चला, नेट आप अपना यूज करते हैं, यहाँ पे स्लो नेट चलता है। और कोई सवाल? सैनिटी यूनिट से हो जाता, मैंने ट्राई नहीं किया उसे। अच्छा, ये कह रहा है वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट.जेएस। ये बोल रहा है आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेक्स्ट.जेएस के अंदर इंस्टॉल करनी है। मैं कहूँगा यस, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है। मैं कहूँगा इसको यस। फिर ये कह रहा है कि क्या आपको स्टूडियो एम्बेड करना है। स्टूडियो क्या होगा अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, इसको भी मैं कर देता हूँ यस। फिर ये कह रहा है कि क्या आपको राउट यही वाला चाहिए /स्टूडियो, या तो कोई चेंज अपना और कस्टमाइज करना है। तो मेरे को यही राउट चाहिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं / करके डैशबोर्ड लिखना, तो मैं डैशबोर्ड भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यही रहे मेरे पास, मैं कर दूंगा यस। अब इसके बाद मेरे पास कह रहा है कि ये ब्लॉक स्कीमा चाहिए आपको, या आप क्लीन प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं बोलूँगा इसको क्लीन प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल आप
आप सेट करेंगे या मैं सेट करके दूँ? तो मैं आप कह रहा हूँ कि इसको आप ही सेट कर दो। यस, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट। अभी यहाँ तक किसी का सवाल? किसी का भी नहीं है? मैं सवाल करूँ? अच्छा, रेड जैकेट आप सर, आप आपके पीछे रेड जैकेट। अच्छा, ये CMS क्या है? क्या मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पर मैनेज होता है? फ्रंट एंड पे मैनेज होता है। सैनिटी में मैनेज होता है। अभी ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है। अगर यहाँ तक किसी का मसला आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन मेरे साथ चल रहा है कि हैंडल्स करें यहाँ तक? कौन प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है किसके साथ? नेट स्लो है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। अच्छा, ये मेरा भी इंस्टॉल हो गया तकरीबन। सनेट इंस्टॉल ही नहीं हुआ, रिपीट कर दूँ? चलो ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करा, पहले हमने देखा कि हेडलेस CMS क्या होता है। ठीक है, हमने देखा CMS क्या होता है। सबसे पहले CMS क्या होता है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट को हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं? हमारे पास एक डैशबोर्ड अलग होता है और फ्रंट एंड एक अलग होता है। डैशबोर्ड को हम क्या कर रहे होते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट का मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है या वो प्रोडक्ट को मेरे को खत्म ही करना है, तो मैं वहाँ से क्या कर दूंगा, उसको डिलीट कर सकता हूँ। या मेरे पास कल को प्राइस उसके बढ़ गए तो मैं उस प्राइस को अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने देखा हेडलेस क्या होता है। हेडलेस क्या है कि हमारे पास बैकएंड एक अलग से मैनेज कर रहे होते हैं और फ्रंट एंड एक अलग से हमारे पास स्टैक होता है। अभी जो फ्रंट एंड के लिए स्टैक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं Next.js, और अभी CMS के तौर पे हम कर रहे हैं सैनिटी को इस्तेमाल। अब सैनिटी क्या है? सैनिटी हमारे पास जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि सैनिटी को फर्स्ट टाइम पहले जब हम आते हैं तो हमें ग्लोबली इंस्टॉल भी करना होगा। वो कमांड क्या है हमारे पास? वो है npm install --globally sanity@latest। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हम आए यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन किया। न्यू टैब ओपन करने के बाद हमने लिखा पेनावर्स गिटहब। हमने लिखा पेनावर्स गिटहब। पेनावर्स गिटहब ओपन करने के बाद हम गए Next.js। उसके बाद हम स्टेप नंबर 9 हेडलेस CMS। इसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 को ओपन किया सैनिटी। सैनिटी के बाद स्टेप नंबर 00 सैनिटी सेटअप। ठीक है, इसके बाद हमने नीचे एक्सप्लोर अप किया तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक Next.js का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए सैनिटी का, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये कमांड रन करनी पड़ती है। जब मैंने कमांड रन करी तो मेरे पास कुछ सवाल आए थे।
अब किसी को नहीं पता कि वो सवाल क्या कह रहे हैं, अगर डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आप देख सकते हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं जो मैंने यस यस किया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला सवाल आया था, इससे बोला था क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है सैनिटी की, मैंने कहा यस। फिर इसने कहा सैनिटी स्टूडियो चाहिए, हाँ तो चाहिए। फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट.जेएस का जो राउट है, राउट स्टूडियो वाला चाहिए, दूसरा चाहिए, मेरे को स्टूडियो वाला ही राउट चाहिए था। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल पूछे, वो भी मैंने यस कर दिया। अब मेरे पास वो सैनिटी का प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लोकल सर्वर अप कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या मेरे पास चीज़ें अपनी। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर एक सैनिटी का फोल्डर आ गया है, ठीक है, उसके अंदर लिब फाइल है और स्कीमा टाइप है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्लोर अप करा, एक सैनिटी की CLI फाइल आई, एक सैनिटी की कॉन्फ़िग फाइल आई और बस हमें बस यही मिला है। और यहाँ पर एक स्टूडियो भी आया है। स्टूडियो क्या करता है अभी हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्कीमा बना लेते हैं, बाकी एक एक चीज़ को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे थोड़ी देर में। अब हम एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पर आएंगे। अब स्टेप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, सैनिटी। किसी को कोई सवाल है? नहीं। अब एक स्टेप नंबर 1 में आते हैं, यहाँ पे सैनिटी स्कीमा, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिटी के फोल्डर के अंदर आप एक फाइल बना लो। किस नाम से? किस नाम से? क्या मैं पेट के अलावा किसी और कोई और नाम रख सकता हूँ? स्टूडेंट भी और प्रोडक्ट रख देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। अभी हम किसमें बोला था उसने, सैनिटी के फोल्डर के अंदर ये फाइल बना लिया। एक फाइल बना लेते हैं, फाइल का मैं नाम रख दूंगा प्रोडक्ट .ts। अच्छा यहाँ पे ये नोट करें, TSX नहीं लिखा है, TS लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे किया एंटर और वहाँ पे मैंने जो कोड कॉपी करता हूँ एक और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, वेरिएबल बना लिया। अभी यहाँ तक किसी का मसला है? यहाँ तक जूम? ठीक है, अच्छा यहाँ तक अभी स्कीमा बनाया है। अभी एक स्कीमा क्या कर रहा है, स्कीमा में हमने क्या किया, अभी यहाँ पे एक लोकल सर्वर अप भी कर लेते हैं। हमने क्या किया था, एक स्टूडियो करके स्लैश करके मैंने बोला था उसको पाथ क्या देना है, पाथ देना उसको लोकल होस्ट और स्टूडियो। मैं यहाँ पे आया, स्टूडियो लिखा और ये कर दिया एंटर। अभी ये मेरे पास स्टूडियो ये ओपन हो जाएगा। अभी ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है इसने एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। डॉक्यूमेंट में चाह रहा हूँ कि वो क्या करे, प्रोडक्ट के नाम से बनाए। ठीक है, और ये इसकी टाइप क्या रहेगी, वो डॉक्यूमेंट ही रहेगी। और टाइटल क्या करेगा, टाइटल को मेरे को फ्रंट एंड पे शो करेगा कि क्या टाइटल शो करना है। अभी यहाँ पे शो होगा। और जब फैच करेंगे किसी एक प्रोडक्ट को तो किस नाम से करेंगे, वो करेंगे इस नेम के नाम से। ठीक है, दोबारा से बताऊंगा। चलिए, अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले इंस्टॉलेशन कर ली थी। ठीक है, इंस्टॉलेशन कहाँ से करी थी, ये था सैनिटी का फोल्डर था। हम स्टेप नंबर 00 में आए। 00 में आने के बाद यहाँ से हमने एक कॉपी करी थी कमांड वहाँ पे मैंने पेस्ट करी और उसके बाद मैंने क्या करा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना कस्टम नाम रखूँ फोल्डर का। यहाँ पे जो भी मैं नाम रखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ अपना कस्टम फोल्डर का। अच्छा, फोल्डर का नाम रखने के बाद फिर मैंने क्या करा, एक लोकल सर्वर अप कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या करा, मैं आता हूँ बैक एक स्टेप और आता हूँ स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 1 के आने पर के बाद मैंने क्या किया कि एक ये कह रहा है कि ये जो स्कीमा है आप यहाँ से अगर कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी कर लें,
अगर आप खुद से मैनुअली टाइप करना चाह रहे हैं, आपको याद रहेगा तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फाइल किसके अंदर बनानी है? वो बनानी है एक सैनिटी का फोल्डर होगा आपके पास। वो सैनिटी का फोल्डर यहाँ पे देख सकते हैं आप। मेरे पास सैनिटी का फोल्डर, ठीक है। सैनिटी के फोल्डर के आने के बाद मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई। फाइल मैंने अपनी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पेट का डेटा नहीं रखना चाह रहा, मैं अपना क्या रखूंगा, प्रोडक्ट का डेटा मैं अपना खुद लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, एक फाइल बनाई प्रोडक्ट के नाम से, और फिर मैंने वो जो पूरा था ये स्कीमा वहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये ओपन हो गया। अभी ये मेरे से फर्स्ट टाइम जो है आया हूँ मैं यहाँ पर, मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया है, तो मेरे से ये क्रेडेंशियल मांगेगा। क्या ये आपका ही अकाउंट है? तो मैं करूँगा लॉगिन, और मैं इस अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, आप भी जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो अपना ये देखना है कि आप जब गूगल के अकाउंट से बना रहे हैं तो लॉगिन भी आपको गूगल के अकाउंट से ही यूज़ करना है। जो भी क्रेडेंशियल होंगे वो गूगल के अकाउंट से होंगे, ना कि बाद में आप गिटहब के अकाउंट से करें, ठीक है। अभी जो मैंने बनाया था अभी तक जो है ये तो आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक फील्ड बनाऊँगा। फील्ड में मैंने क्या रखा, एरे, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला, एरे क्यों बनाया, कोई सवाल कर सकता है? मल्टीपल चीजें ऐड करने के लिए। अच्छा, ये मेरे पास शो नहीं कर रहा। मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ पे बना तो लिया स्कीमा, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया। किस फाइल के अंदर? मेरे को इंपोर्ट भी कराना होगा। मेरे को स्कीमा टाइप्स के अंदर एक और फाइल है index.ts। अब कभी कभार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारा मैनेज कर रहे होते हैं अलग से, तो हम अलग अलग फाइल भी रख सकते हैं। कोई फेवरेट प्रोडक्ट के नाम से, कोई डेली प्रोडक्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी करा लेता हूँ। मैं इंपोर्ट किस नाम से कराऊंगा, मैंने किस फाइल से बनाया था, प्रोडक्ट के नाम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, और ये मेरे पास सजेशन आ जाएगी, मैं करूँगा इंटर, ठीक है। ये सजेशन आ गई। अब मैं आऊँगा वापस से अपने ब्राउजर पे, तो मुझे ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे दिखा देगा डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ नेम ना आए प्रोडक्ट का, मैं चाह रहा हूँ कि एक इमेज भी आए और एक उसकी प्राइस भी आए, ठीक है। मेरे को तीन चीजें चाहिए। मेरे को एक चाहिए नेम, एक चाहिए प्राइस, और एक चाहिए, तो क्या चाहिए, इमेज। तो मैं क्या करूँगा, एक ये फील्ड है, इसमें ये कहता है कि फील्ड्स जितने भी आपको फील्ड्स चाहिए, एक चाहिए, दो या तीन या जितने भी चाहिए, आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक एक करके। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो नाम है, पहला जो मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग। और इसका मैं नेम चाह रहा हूँ कि मेरे पास का नेम जो है वो है प्रोडक्ट नेम। अभी ये मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, थोड़ी देर में मैं बना लेता हूँ 3 फील्ड्स, ठीक है। 3 बना ली। अब मैं एक का नाम रखना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट प्राइस, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग रहेगी, और इसका जो ये होगा प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। और एक चाह रहा हूँ मैं, मेरे पास प्रोडक्ट की इमेज आ जाए, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी इमेज, और टाइटल होगा प्रोडक्ट इमेज। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरे पास 3 फील्ड्स आ गई हैं। क्या चीज गलत होगी, इशू तो नहीं आएगा, लेकिन आप अगर वापस से चाह रहे हैं तो वापस आ जाएगी प्रोडक्ट इसमें।
अगर आप चाह रहे हैं कि आप अलग अलग स्कीमा बना के अलग अलग रखना चाह रहे हैं, एक फेवरेट प्रोडक्ट का रख रहे हो आप, एक जो है वो अलग से, जैसे कोई डेली प्रोडक्ट्स होती हैं जिस तरीके से हम दराज में देखते हैं, कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स होती हैं और एक कुछ डेली रूटीन की प्रोडक्ट होती हैं जो ज़्यादा यूज में होती हैं। आप उस तरीके से भी दो स्कीमा बना के भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन बाकी कोई सवाल? जी, इंडेक्स की फाइल। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरे पास थी एक स्टेप नंबर 00 फाइल और एक ये थी 01 स्टेप 01। इसके स्क्रॉल अप किया, इसमें एक फाइल थी, ये बोल रहा है कि अगर आपको स्कीमा बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं और बना सकते हैं तो आप मैनुअली भी टाइप कर लें, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और वहाँ पे पेस्ट किया है। इसके अंदर सैनिटी का फोल्डर है, सैनिटी के फोल्डर के अंदर ये फाइल बनाई है मैंने प्रोडक्ट के नाम से और यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट के नाम का। प्रोडक्ट के नाम का वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या कहा कि ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट किस तरीके से होता है, वो होता है इस तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आ गया मेरे पास डॉक्यूमेंट। ये क्या है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैंने इसमें कहा था कि मेरे पास फील्ड जो होंगी मुख्तलिफ इस डॉक्यूमेंट में। मैंने कहा इसको कि आप सिर्फ मुझे कितनी फील्ड जो, 3, कितनी फील्ड जो, 3। एक मैंने लिया प्रोडक्ट नेम, दूसरा मैंने लिया प्रोडक्ट प्राइस, तीसरा मैंने क्या लिया, प्रोडक्ट इमेज। मैंने क्या किया यहाँ पर 3 ले ली फील्ड्स। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास यहाँ पर 3 फील्ड्स आ रही भी है नहीं। अब मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है बकायदा। अब एक प्लस का क्लिक करूंगा तो एक मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी फील्ड जो। अब ये फील्ड आ गई मेरे पास, कितनी आई, एक। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम रखूंगा, लेकिन ये दूसरी आ गई प्रोडक्ट प्राइस और ये तीसरी आ गई प्रोडक्ट इमेज। अब मैंने प्रोडक्ट नेम की जो टाइप रखी थी वो रखी थी स्ट्रिंग। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे मैंने नेम रखा था। अब ये टाइटल पे आता है, टाइटल मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा था इसका प्रोडक्ट नेम। टाइटल किस वजह से रखा, ये इस पर शो करने के लिए, ताकि जो भी आए, जो भी क्लाइंट आए उसको पता लग जाए मैंने क्या रखना है। यहाँ पे प्राइस ही रखनी या मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं रखनी, जो असल उसका प्रोडक्ट का नाम है इसमें क्या रखना है, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी टाइप दी थी स्ट्रिंग। मैं इसको नंबर नहीं दूंगा, मैं दूंगा इसको, क्योंकि हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग में टाइप करेगा, टाइप स्क्रिप्ट सबने पढ़ी है। तो इसको जो टाइप रखी मैंने किसमें रखी, स्ट्रिंग। अब ये मैंने रखा है प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम इस वजह से इसमें मिला के रखा और इसमें मैंने देखा होगा आपने, इसमें मैंने थोड़ा स्पेस दी है प्रोडक्ट नेम में और इसमें स्पेस नहीं दी। अब जब मैं क्यूरी लगाऊंगा, एक क्यूरी अभी मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं फैच करूंगा डेटा तो क्या करूंगा, इस नाम से फैच करूंगा, ना कि मैं इस नाम से। अब समझ गए, वापस बताता हूं। जब हम डेटा मंगवाएंगे अपने सैनिटी से तो मैं इस नेम से नहीं मंगवाऊंगा, मैं मंगवाऊंगा इस नेम से, प्रोडक्ट नेम से। और जब मुझे सारे डॉक्यूमेंट पूरा चाहिए होगा तो मैं जब डॉक्यूमेंट मंगवाऊंगा तो मंगवाऊंगा प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने रखी थी इसकी 3 टाइप्स। अब मैंने एक ये टाइप, ठीक है, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है और एक ये वाली है। पहली थी प्रोडक्ट नेम, दूसरी है प्रोडक्ट प्राइस और तीसरी है मेरे पास इमेज। अब मैं एक प्रोडक्ट बना भी लेता हूँ, मैं रख देता हूँ इसका फ्लेक्स पैंट, प्राइस में रख देता हूँ इसकी
$300 और मैं एक इमेज भी मंगवा लेता हूँ। अच्छा, ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आप एक नोट करिएगा, जब आप तीनों फील्ड्स पुट कर लें तो आपको ये लाजमी बटन प्रेस करना है, पब्लिश का बटन। मैं वापस से एक और फील्ड बना के दिखा देता हूँ। इमेज किस तरीके से ऐड करनी है, ठीक है, मैं वापस से बता दूँगा। अच्छा, मैंने पहले एक फील्ड एक बना ली, एक कैटेगरी, ठीक है। अब मैं दूसरी बना रहा हूँ। अब मैं एक लिख देता हूँ फ्लैक्स हुडी, इसका प्रोडक्ट का नाम, मैं इसकी प्राइस दे देता हूँ $400। और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया अपलोड के बटन पर, और मेरे पास कुछ डाउनलोडेड फाइल्स थी पहले से। मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी फाइल इसमें चूज करके ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये 1 सेकंड लेगा, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगा, पब्लिश। अगर ये मैं नहीं प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा इसका डेटा। और एक यहाँ पर इसको कैसे पता लगेगा कि ये एक वाइट कलर का एक स्पॉट दे रहा है, एक डॉट दे रहा है। ये डॉट बताता है कि आपने प्रोडक्ट का डेटा अपलोड तो कर दिया, फील्ड तो बना ली है, लेकिन आपने पब्लिश नहीं किया, ठीक है। मैं इसको पब्लिश भी कर देता हूँ, और मैं एक और फील्ड बना लेता हूँ, एक और आइटम जी। क्या नंबर में, अच्छा, स्ट्रिंग में भी दे रहे थे आप नंबर दे रहे थे, नंबर में भी उसकी टाइप नंबर भी रख रहे थे, आप स्ट्रिंग भी रख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, दोनों रख सकता हूँ। अब ये कोई चीज़ मेरे पास चेंज नहीं होगी आगे जाके, मैं इसको यही रख सकता हूँ, स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ। और आप अगर चाह रहे हैं कि मैं नंबर रखना चाह रहा हूँ तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे आके नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी टाइप क्या रखनी है, नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ, और इसका नाम लिखता हूँ। इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, आपने क्या मिस्टेक करी होगी, यहाँ पे टाइप पर आपने इमेज नहीं दी होगी। आप इसकी टाइप को इमेज लाजमी रखें, तभी ये अपलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी एक और इमेज चूज करके एक चूज कर ली, मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली क्लास जब एडवांस सैनिटी पे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ इसकी टाइप्स भी बताएंगे, और भी हम रख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई हमारा क्लाइंट आता है, ये बेसिकली हम डेवलपर हैं, हम तो बना लेंगे इससे। जब क्लाइंट आएगा, इसमें अपनी प्रोडक्ट रखेगा, तो क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइस रखना भूल जाए, वो डायरेक्ट पब्लिश पे करे और वो चला जाएगा। तो हमें उसको याद, जब पब्लिश पे क्लिक करेगा तो हमें कुछ ऐसा करेंगे, प्राइस के टाइम पे उसको वैलिड करेंगे, उसको लाजमी पुट करनी होगी प्राइस, नहीं तो वो पब्लिश का बटन क्लिकेबल नहीं होगा। समझ गया मेरी बात को, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जब कोई क्लाइंट आएगा हमारी वेब इस पे वाले स्टूडियो पे, तो क्लाइंट जो है कभी कोई प्राइस भूल गया या प्रोडक्ट का नाम जो है वो पब्लिश करना भूल जाता है, नाम लिखना भूल गया, तो वो क्या होगा, हम उसको वैलिड टाइप भी कर सकते हैं। उसको याद दिलाने के लिए ये लाजमी आपको देना है नेम, नहीं तो आप पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक और कैटेगरी आ गई, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेव। यहाँ तक कोई इशू, कोई क्वेश्चन जी, क्या दिखा दो कोड जी, आप इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं जी। वो फ्रंट एंड पे हम देखेंगे, फ्रंट एंड से जब डेटा फैच करेंगे ना, वो तब दिखाएंगे। अभी हमने अभी सैनिटी का स्कीमा बना के उसमें हमने अपना प्रोडक्ट रख दी है,
ठीक है, एक कैटेगरी रख दी, 3 आइटम्स बनाए भी हमने। कितने बनाए? और हर आइटम के कितने फील्ड्स हैं? 3 ही फील्ड्स हैं। अब मैं किसी को खड़ा करने वाला ताकि कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। मेरे साथ मास्क, ब्लू मास्क जी। अच्छा, जब मुझे डेटा फैच करना होगा इस डॉक्यूमेंट के प्रोडक्ट का, तो मैं किस नाम से प्रोडक्ट को फैच करूंगा? प्रोडक्ट ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, इसको आप फैच करूंगा। नो, किसका सवाल? नो, यस, वापस से बताएं। प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट नेम ये वाला भी आना चाहिए, वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाले से करेंगे, ठीक है। और जब मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को फैच करना है तो मैं फिर किससे करूँगा? प्रोडक्ट से, ऊपर वाले से, यानी वाले से, इसके ऊपर वाले से, ये वाला, समझ गए? अच्छा, मैंने इसकी भी एक देखा टाइप, मैंने इसकी डॉक्यूमेंट दी है। अब आप मल्टीपल अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसका क्या मकसद है? अभी मेरे पास सिर्फ एक ही आ रहा था, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास और भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से फाइल बनाऊँगा, किसी भी नाम से बना ली, कैट के नाम से, फेवरेट प्रोडक्ट के नाम से। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर क्या करूँगा, कोमा लगा के और यहाँ पर इंपोर्ट करवा लूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, अभी हम देखते हैं। अभी आपका भी सवाल था, आपका यह सवाल था। अच्छा, इसी फाइल में हम कर सकते हैं। फिर अब क्या होगा, एक आपको बटन देना पड़ेगा। इसमें बटन में क्या होगा, क्या आपको फेवरेट के अंदर इस प्रोडक्ट को रखना है? आप बोलेंगे ट्रू, बटन यानी ट्रू हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहेगा। अब हम कंडीशन लगा देंगे फ्रंट एंड पे। अगर ये ट्रू हो तो ये फेवरेट प्रोडक्ट के अंदर आ जाए, और अगर ना हो तो वो ऑल आइटम्स पे, ऑल प्रोडक्ट्स पे रहेंगे। ठीक है, समझ आ गई ना तक? अच्छा, हम फ्रंट चेक कर देंगे इस चीज़ को बाद में। अच्छा, ये यहाँ तक मैंने 3 कैटेगरीज बना ली है। एक कैटेगरी, 2 और 3, और हर एक कैटेगरी के अंदर 3 फील्ड्स दी है। अच्छा, ये 3 आ गई है, सही। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, इसको फैच करेंगे। अब हमारा काम आ गया फैच पे। फैच किस तरीके से हम करेंगे, हम जो है सैनिटी में एक यूज करेंगे एपीआई, जिसका नाम है ग्रॉक। क्या नाम है? ग्रॉक क्या है? क्यूरी लैंग्वेज है। क्या है? अब क्यूरी लैंग्वेज को पूछ सकता है कि क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? पूछ सकते हैं ना सवाल। अच्छा, क्या है, अभी मैं और आप एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है उर्दू। आपको उर्दू समझ आ रही है? ठीक है। और मैं उर्दू, मुझे भी सब बात करने में आसानी होती है, तो मैंने क्या करा, उर्दू का सहारा लिया आपको बात समझाने के लिए और आपकी बातें समझने के लिए। क्या किया? लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, लैंग्वेज का नाम क्या है? उर्दू। अब हमें क्या करेंगे, फ्रंट एंड से हम अपने सैनिटी से बात करने के लिए हम एक लैंग्वेज का सहारा लेंगे जिसका नाम है क्यूरी। क्या नाम है? ग्रॉक। ग्रॉक क्या है? क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि पहले डायरेक्ट फ्रंट एंड
पर डेटा फैच करने से पहले हम चाह रहे हैं कि हम कहीं और फैच कर लें, तो हमें एक ये टेस्टिंग की जगह देता है जिसका ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बराबर में आ जाएंगे विजन भी। कहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए, ठीक है। विजन पे आने के बाद ये मेरे को समझने एक तरीके से टेस्टिंग की जगह दे रहा है। हम यहाँ पे अपनी क्यूरी पुट करें और यहीं पर ही चेक कर लें कि क्या मेरे पास फैच होकर डेटा आ रहा है। अब क्यूरी लैंग्वेज क्या होगी, अब क्यूरी लैंग्वेज मुझे तो वैसे याद है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ब्राउजर पे जाके सर्च भी कर लें। अब क्यूरी लैंग्वेज क्या करूँगा, मैं लिखूंगा ग्रॉक, क्या लिखूंगा, ग्रॉक सैनिटी। अब ये मेरा फेस पे आ रहा है, ये काम कर लेगा, मैं उसकी चीट शीट ही ओपन कर लेगा, सारी क्यूरीज आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब ये मेरे पास कई सारी क्यूरीज आ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, यस। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, अब एक एक करके ये मेरे से पूछ रहा है, एक कमेंट भी दे रहा है। कमेंट आपको बेसिकली पता होगा, कमेंट बताता है कि ये जो वर्ड है क्या करता है, ये करता है एवरीथिंग ऑल डॉक्यूमेंट। जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट होंगे वो तमाम डॉक्यूमेंट मेरे पास फैच करके ले आएगा। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाया है तो मेरे पास वो क्या करेगा, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ले आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ये थर्ड वाली क्यूरी पे। थर्ड वाली क्यूरी कह रहा है कि ऑल मूवीज डॉक्यूमेंट, जितने भी मूवीज के नाम से डॉक्यूमेंट होंगे वो तमाम डॉक्यूमेंट डालेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वापस से यहाँ पर आता हूँ, अच्छा मैंने क्या किया, अभी विजन पे आ गया। मैंने क्या करा था, वहां से सिर्फ एक क्यूरी कॉपी करी थी। क्यूरी क्या थी, क्यूरी था स्टैटिक स्क्वायर ब्रैकेट्स अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू मूवी, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये क्यूरी को क्या करूँगा, कॉपी की थी वहां से यहाँ पे कर दी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था, डॉक्यूमेंट कौन बताएगा मुझे, किस नाम से बनाया था, किस नाम से बनाया था, प्रोडक्ट। मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट, लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ रहा फैच, इसको जैसे क्लिक करूँगा तो जो डॉक्यूमेंट में जितनी भी आइटम्स थे मेरे वो फैच करके ले आया, ये देखिए, ठीक है, फैच करके ले आया। अब एक है एक ये है जीरो के नाम से, जीरो क्या है, मेरे पास ये एरे फॉर्म में दे रहा है, किस फॉर्म में दे रहा है, एरे फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। एरे में दे रहा है, ये तीन मेरे पास तीन आइटम सेट किए थे, ये तीनों मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। एक दे रहा है 0 इंडेक्स पे, एक दे रहा है 1 पे और एक दे रहा है 2 पे। हम एक को ओपन कर लेते हैं। अभी क्या कर रहा है कि एक मैं आपने सेट किया था प्रोडक्ट का नाम, एक सेट करी थी प्रोडक्ट की प्राइस, एक था प्रोडक्ट की इमेज, और बाकी भी और भी कुछ दे रहा है। एक डेटेड डेट दे रहा है कि किस टाइम पे हमने बनाया था, ये रिव्यू दे रहा है, टाइप दे रहा है, टाइप हमने इसकी प्रोडक्ट दी थी, और एक आईडी दे रहा है, आईडी इसकी यूनिक रहेगी, ये हमने नहीं दी, ये क्या करा सैनिटी ने खुद से बनाया है। अब मैं यहाँ पर क्यूरी में चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो इजाफी डेटा है, यानी ये क्रिएटेड डेट, ये लीफ टाइप और आईडी और ये अपडेटेड डेट, ये तमाम चीज़ें हट जाएं, और मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास 3 चीज़ें हैं। मेरे को सिर्फ किन चीज़ों पे काम करना है, सिर्फ 3 चीज़ों पे काम करना है। उसका नाम है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, ये कर लगाऊंगा पैरेंथेसिस, अच्छा ये कर्ली ब्रैकेट, अब सही है, जूम हो गया तुम्हारा, अच्छा कर्ली ब्रैकेट लगा दिया।
कर्ली ब्रैकेट में अब मैंने ये सेव किया था कुछ प्रोडक्ट का नेम के नाम से। अभी मैंने बताया था कि नेम के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये फैच करूँगा तो मैं इस नेम से फैच करूँगा। तो मैं ये देख रहे हैं यहाँ पे किस नाम से सेव हुआ है, प्रोडक्ट के नेम की वजह से, प्रोडक्ट नेम। दूसरी चीज चाहिए मुझे प्रोडक्ट की तीसरी चीज चाहिए प्रोडक्ट इमेज। मैं इस क्यूरी को चला देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब मुझे सिर्फ वही 3 चीजें लाके देगा जो मुझे चाहिए थी। 3 चीजें चाहिए थी, ये प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट प्राइस और ये आ गया प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज। अब बाकी जो चीज़ें थी, एक यूनिक आईडी आ रही थी वो भी हट गई, बाकी अपडेटेड डेट आ रहा था वो भी हट गया, टाइप भी आ रही थी उसका भी कोई काम नहीं था वो भी हट गया। अब ये 3 चीज़ें चाहिए थी, ये 3 चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट नेम था वो तो बिल्कुल आ गया आसानी से, ये प्राइस थी वो भी 400 आ गई है। लेकिन इमेज जो है, इमेज के अंदर और भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट करके एक और 2 चीज़ें आ रही हैं। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इमेज का हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट चाहिए। क्या, कौन सा वाला पार्ट चाहिए, कौन सा वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट जो एसेट के अंदर लेफ्ट में है, इसमें एसेट के अंदर जो लेफ्ट में है ये वाला सिर्फ पार्ट चाहिए। इसके अलावा जो ये टाइप आ रही है ये भी नहीं चाहिए, और ये इसकी टाइप आ रही है रेफरेंस, ये भी नहीं चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई ऐसी क्यूरी हो जो मेरे को बिल्कुल इमेज नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इमेज क्यूरी सनी। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन की भी पढ़ने की आदत डालें, ताकि कभी आप आगे जाके कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करनी हो, कोई रिक्वायरमेंट डालनी हो कि क्लाइंट को ये लाजमी रखनी है, या कुछ और भी चीज़ें देखनी हो तो आपको थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स पढ़ना आते हैं। ठीक है, अभी मैं स्क्रॉल अप करता हूँ थोड़ा बहुत इसको, ये नीचे आएगा मेरे पास, नहीं आ रहा, चलो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अच्छा, एक क्यूरी आती है, मुझे वैसे तो याद है लेकिन मैं नॉर्मली टाइप कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट की इमेज जो है वो क्या चाहिए, इसके अंदर एसेट, मैं एसेट के अंदर जाऊँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एरो बना लूँगा, एरो में मुझे चाहिए ये रेफरेंस, तो मैं ये लिख दूँगा रेफरेंस। और मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ, उसका नाम हो इमेज न्यू एरो। सॉरी आवाज नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वो जो था ना वो आपका था स्टैटिक। अब जो आप नेटजेस के अंदर पब्लिक के फोल्डर के अंदर इमेज रख लेते हैं वो थी स्टैटिक। वो आपकी, अगर आप खुद ही आप डेवलपर हैं, आपको पता है कि कौन सी फाइल कहाँ पर रखी हुई है और इमेज चेंज करनी है तो आप वो कर सकते थे। ठीक है, वो चीज़ें चेंज नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में होता है। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये हम बार बार चेंज करें, हफ्ते भर में या महीने भर में। अब मैं चाह रहा हूँ कि आज मेरी ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो है $400, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कल को ये 500 भी हो जाए और मुझे इसको चेंज नहीं करना पड़े। अब वो वापस से अगर कोई क्लाइंट है मेरे पास आया, वो बोले कि भाई इसको प्रोडक्ट, तो मैं उसको नहीं दे सकता इस तरीके की सर्विस। तो इस तरीके के काम के लिए हम क्या करते हैं कि हम CMS का इस्तेमाल करते हैं। अब CMS में हम क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, उसका एक्सेस दे देंगे हम उसको कि वो क्या करेगा, वो उस वेबसाइट के URL पर आएगा
URL पे आने के बाद वो स्टूडियो लिखेगा ना, तो स्टूडियो पे वो जा सकता है। लेकिन इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ मैं डेवलपर हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो ये इसमें मेरी क्रेडेंशियल यूज हो रहे हैं गूगल के। अब हम क्या करेंगे कि एक उसको आईडी हम सेव कर देंगे 70 के प्रोजेक्ट में, जो भी क्लाइंट होगा उसके हम गूगल के क्रेडेंशियल लेंगे। जैसे ईमेल हो गई, ईमेल ले ली हमने गूगल के, उसके हमने 70 के प्रोजेक्ट के अंदर उसका क्रेडेंशियल सेव कर दिया। अब जब वो एक्सेस करेगा स्टूडियो को अपने गूगल अकाउंट से, तो वो ये चीज़ें डैशबोर्ड भी मैनेज कर सकता है। वो आप अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि एडवांस टॉपिक है, इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, हम इंशाल्लाह देखेंगे अगली क्लास में। अभी क्या हुआ, अब जो है इसको मिटा दिया, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट नीचे नाम से अच्छा ये फैच कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्यूरी पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रंट एंड पे इसको दिखाना भी है। जो हमने एपीआई तो बना ली, एपीआई को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट भी तो करना है, ताकि हमें फ्रंट एंड पे भी दिखाई दे। अब फ्रंट एंड पे दिखाई देने के लिए यहाँ पर ये तो हो गया, इसका काम सैनिटरी कर देते हैं क्लोज थोड़ी देर के लिए। अच्छा ये था, अब ये तो पता होगा सबको ये क्या है। अभी यहाँ तक क्या हो रहा था, ये हम जा रहे थे लोकल होस्ट स्टूडियो पे, ये जितना भी काम किया। अब लोग हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे जाके ये हमारा फ्रंट एंड आ रहा है सारा। अभी इसको हम कस्टमाइज करेंगे। अभी हम नमाज का ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट के लिए। अभी हो रहे हैं 8:44, इंशाल्लाह हम 8:55 पे शुरू करेंगे। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा कि सैनिटरी हेडलेस सीएमएस क्या होता है। उसके बाद देखा कि हम एक डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे थे। उस डॉक्यूमेंटेशन को किस तरीके से पिक करेंगे, हम लिखेंगे ब्राउज़र पे आके पेनावर्स गिटहब पे आने के बाद यहाँ पे सेकंड लिंक देखेंगे, जो कि है Next.js। इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने पे स्टेप नंबर 9 आ रहा होगा, हेडलेस सीएमएस। इसको ओपन कर लेंगे, हेडलेस सीएमएस। इसके बाद आएंगे सैनिटी, क्योंकि हम सैनिटी पढ़ रहे हैं। सैनिटी पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे स्टेप नंबर 00, इसको ओपन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, ये कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है स्केच से एक Next.js का, तो आप ये वाली कमांड रन करें। हम ये क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करके ये वाली कमांड रन कर लेंगे। आपको Next.js का प्रोजेक्ट तो बनाना आता ही है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक कमांड रन करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, सैनिटी यूज़ करेंगे, तो आपको ग्लोबली सैनिटी इंस्टॉल भी करनी होगी। सैनिटी ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे आके सैनिटी CLI, आपको लिखना है सैनिटी CLI। यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगा, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कमांड लिखी है npm install --global sanity@latest। ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक दफ़ा चलाना है। जब आप प्रोजेक्ट पहली दफ़ा बनाएंगे सिर्फ एक ही दफ़ा चलाएंगे, बाकी आप बार बार प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये वाली कमांड दोबारा से नहीं चलाएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, लेटेस्ट जो होगी इसकी डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बना लिया था Next.js का, तो हमें एक सैनिटी का भी प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो कि क्या होगा, सैनिटी पे रखा होगा, ठीक है। अभी हमने क्या करी, कमांड कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे आके इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि उस जो सैनिटी पे प्रोजेक्ट रखा है उस प्रोजेक्ट का नाम आपको अपने नाम पे या किसी भी कंपनी के नाम पे रखना है,
तो आप क्या करेंगे, इस नाम की जगह उस कंपनी का नाम या जो भी आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल कर लेगा आपके Node.js के अंदर भी और सैनिटी के वेबसाइट पे भी। उसके बाद कुछ सवालात करेगा वो सवालात ये होंगे। ठीक है, इसमें सभी वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही यस 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 करेंगे। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं आप पढ़ भी सकते हैं और उसको हम एक दफ़ा डिस्कस भी कर चुके थे। अच्छा, ये जो चीज़ थी ना स्टूडियो करके, हम क्या देख रहे थे कि हम जो है क्या कर रहे थे, लोकल होस्ट करके यहाँ पे लोकल होस्ट करके कहाँ जा रहे थे, स्टूडियो पे। कहाँ जा रहे थे, स्टूडियो पे जा रहे थे। स्टूडियो क्या है, हमारा एक किस्म ये समझ लें कि डैशबोर्ड है। ठीक है, क्या है, डैशबोर्ड। अगर आप चाह रहे हैं कि इस स्टूडियो की नाम की जगह मैं कुछ और डैशबोर्ड नाम रख दूं, तो आप इस स्टूडियो की जगह यहाँ पर डैशबोर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल है और एक क्लीन प्रोजेक्ट है। क्लीन प्रोजेक्ट भी बताया, दो सवालात कर रहा था वो, एक बोल रहा था कि ब्लॉग बनाए या आपको आप खुद ही अपना स्कीमा बना के वो डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे। तो मैंने क्या करा था, वो लिखा था क्लीन प्रोजेक्ट। वो एरो डाउन की होती है, आप उसको ऊपर वाली करेंगे तो ऊपर पे चले जाएगा, नीचे वाली करेंगे तो नीचे पे चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, अपना जो प्रोजेक्ट था उसका सर्वर जो है वो आप करें, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करा, ये था स्टेप नंबर 00। इसके एक स्टेप बैक जाके हम जाएंगे स्टेप नंबर 01 पे। 01 पे जाने के बाद हमने क्या किया, एक स्कीमा बनाया। अच्छा, स्कीमा की फाइल किसके अंदर बनाई, वो बनाई है सैनिटी के फोल्डर और उसके अंदर पैट में। मजा नहीं तो अभी तक हमने देखा कि सैनिटी का प्रोजेक्ट जो है वो हमने किस तरह हमने क्रिएट किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह सैनिटी के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें ई कॉमर्स बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स के जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्कीमा बनाया प्रोडक्ट्स का। भूला भाई ज़रा दिखाइएगा। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सैनिटी में जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें स्कीमा बनाना होता है। स्कीमा क्या होता है, कोई बताएगा? डेटाबेस बनाने के लिए स्कीमा यूज़ करते हैं, एक भाई ने बोला। और कोई? स्ट्रक्चर। ठीक है, स्कीमा ये होता है हमारे पास जो भी डेटाबेस बनाते हैं उसका हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम घर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका हम क्या बनाते हैं, नक्शा। इसी तरह हम जो भी इसमें हम बना रहे होते हैं, स्कीमा बना रहे होते हैं, ताकि हम पहले बता सकें सैनिटी को कि हम जो डेटा देंगे वो किस फॉर्मेट में होगा और किस टाइप का होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्कीमा बनाया। स्कीमा कहाँ बनेगा, सैनिटी के हमारे फोल्डर में। तो अब हमने क्या किया, सैनिटी के फोल्डर में आए
और वहाँ पे हमने product.ts की हमने फाइल बनाई। अच्छा, हमने यहाँ पे tsx की फाइल क्यों नहीं बनाई? बैकएंड है। tsx की फाइल जो है वो वेब ब्राउज़र की फाइल होती है, ठीक है। हम उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र पे चल रहा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने .ts की फाइल हमने बनाई और उसके अंदर सिंपल जो है हमारी टाइप स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और हमने क्या लिखा प्रोडक्ट। यहाँ तक तो हमने कोई भी नया काम नहीं किया। हमने क्या किया, अभी एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट टाइप का और उसके अंदर हमने उस वेरिएबल को हमने एक्सपोर्ट भी करवा लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं और एरे के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं? प्रोडक्ट नेम है, नेम बता रहे हैं, प्राइस है, टाइप बता रहे हैं, टाइटल है और फील्ड है। तो जो नेम जो होता है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो भी हम सैनिटी के जब हम ब्राउज़र पे जाते हैं या उसके डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हमें वो शो कर रहा होता है कि ये आपने जो स्कीमा बनाया था या जो आपका डेटा है वो प्रोडक्ट्स है या ऑर्डर्स है या कुछ भी जो आपने उसका नाम रखा। उसके बाद हम बताते हैं टाइप, किस टाइप का है। तो हमने यहाँ पे बताया भाई डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं भाई टाइटल भी बताओ, तो हमने उसको टाइटल भी बताया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो नेम जो है वो क्यूरी जब हम कर रहे होते हैं ना क्रॉक के ज़रिए तो हम इस्तेमाल करते हैं और टाइटल जो है हमें यूआई के ऊपर शो होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद वो कह रहा है भाई आपने डॉक्यूमेंट तो बना लिया, उसमें होगा क्या। जैसे हम वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना तो उसके अंदर हमें क्या बताना है, क्या लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं भी उसमें फील्ड्स होंगी। फील्ड क्या है, भी एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके अंदर हमने लिखा भी नेम और टाइप और टाइटल, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, जो फील्ड्स हैं वो हमारे पास यूआई पे डिस्प्ले हो रही होंगी और वहाँ पे हम जो भी डेटा एंट्री करनी होगी वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर हम फील्ड के अंदर कोई फील्ड नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम इसको क्यूरी कर सकते हैं। डेटा तो हमने इंसर्ट करवा दिया, हमने स्कीमा बनाया, हम डैशबोर्ड पे गए, हमने वहाँ देखा किस तरह हम जो है वो सैनिटी के यूआई या डैशबोर्ड के ज़रिए हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सैनिटी हमारा बेसिकली एक डेटाबेस की तरह एक्ट कर रहा होता है। हमारा डेटाबेस होता है जहाँ पे हम अपना सारा डेटा जो भी हमें वेबसाइट के ऊपर डायनेमिकली शो करवाना होता है वो हम सैनिटी पे रखते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है वो $20 की है और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं कोड में जाके चेंज करूँ, मैं क्या करता हूँ सैनिटी इस्तेमाल करता हूँ और उसको अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ लिंक करवाता हूँ। सैनिटी के ज़रिए मैं चेंजेस करता हूँ। तो सैनिटी एक हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है? आवाज़ नहीं है? यस सर। बेहतर। अच्छा जी, सैनिटी की डैशबोर्ड देखिए। चलिए, हम यहाँ पे आए सैनिटी के डैशबोर्ड के ऊपर। हमें यहाँ पे शो हो रहा है हमने एक स्कीमा बनाया था, एक प्रोडक्ट बनाया था, हमने उसको index.ts के अंदर हमने वहाँ पे इंपोर्ट करवाया और हमें यहाँ पे वो शो करवा दिया, ठीक है। अब हमने उसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करके बताएं। सिंपल हम क्या करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट की हमें प्राइस चेंज करनी है हम सिंपली उस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, वहाँ जाके हमने प्राइस चेंज करके हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम क्रॉक की क्यूरी लिखकर हम जो भी सैनिटी पे हमने डेटा पब्लिश किया उसको हम किस तरह गेट कर सकते हैं। अभी उससे पहले हम क्या कर रहे थे, APIs पढ़ रहे थे जेसन प्लेस होल्डर की, ठीक है। हम वहाँ से एक API हमारी किसी सर्वर के ऊपर होस्टेड थी और हम उसको फैच कर रहे थे।
यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रोक की क्यूरी लिखते हैं। जिस तरह एसक्यूएल की क्यूरीज होती है ना, जिन लोगों ने एसक्यूएल पे काम किया होगा उनको पता होगा डेटाबेसेस में कि क्यूरीज लिखी जाती है एसक्यूएल लैंग्वेज में। यहाँ पे क्रोक लैंग्वेज है क्यूरी करने के लिए, ठीक है। तो हम गए विजन के टैब के ऊपर और हमने यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है, स्टार। स्टार क्या बताता है हमें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को आप शो करवा दो। हमारे केस में कितने डॉक्यूमेंट हैं? 3। एक डॉक्यूमेंट है। ठीक। 3 किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं? 3 प्रोडक्ट्स हैं, या उसको हम कह सकते हैं आइटम, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में हमारे पास 3 आइटम्स हैं। सबसे पहले हमने किया अभी स्टार लगाने के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और अंडरस्कोर टाइप लिखी। ये क्या बता रहा है कि हमारे पास अभी तो एक डॉक्यूमेंट है, इन फ्यूचर हम 2-4 डॉक्यूमेंट्स और बनाएंगे। तो हमें कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को अगर हमने क्यूरी करनी है तो हमें टाइप बतानी होगी कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट हमने क्यूरी करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ बताया भी टाइप डबल इक्वल्स टू प्रोडक्ट, कि अब हमें प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे शो करो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट को मैं ले आया, मुझे उसके अंदर की चीज़ें चाहिए। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट तक लेकर आ रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें वो शो करवा रहा है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे शो करवा रहा है कि ठीक है, तो हमने क्यूरी किया यहाँ तक, तो हमें क्या शो कर रहा है कि भी जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे पास क्रिएटेड एट किस टाइम पे वो टाइम स्टैम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ ना कुछ आईडीज़ हैं, रेफरेंसेस हैं जो सैनिटी ने अपने पास से हमें प्रोवाइड किए, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ें तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगाया क्योंकि प्रोडक्ट तक तो मैं पहुँच गया। अब मेरे को उसके अंदर की चीज़ें चाहिए, जो स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए। मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके बाद मैंने वहाँ लिख दिया जो भी मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट इमेज चाहिए, तो सिंपली मैंने क्या किया, भी प्रोडक्ट नेम लिखा, कॉमा लगा के प्रोडक्ट इमेज, और क्यूरी रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही स्पेसिफिक डेटा हमारे पास शो होगा। यहाँ तक का किसी को कोई मसला, कोई इशू? प्राइस चाहिए, प्राइस भी लिख देते, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह हम, ये तो हमने देखा भी डैशबोर्ड के ऊपर हमें एक उन्होंने एनवायरनमेंट दे दिया है कि हम अपने जो क्यूरीज है उसको टेस्ट कर सकें। अब हम इसको देखेंगे फ्रंट एंड के ऊपर हम किस तरह क्रोक की क्यूरी से हम डेटा फैच करवा के उसको यूआई पे डिस्प्ले करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा आईडी। इस वजह से क्योंकि हम वहाँ पे जब फ्रंट एंड पे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 3 आइटम्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके मैप चलाऊँगा। तो मैप पे आपको पता होगा कि एक की का आता है, की का एक आता है, तो वो बोलता है कि आपको न्यू कोई यूनिक की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे वैसे भी यूनिक की तो जनरेट हो ही रही है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर भी उसी आईडी को मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे आईडी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए। इमेज का सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए, ना कि बाकी जो एसेट आ रहा है, ये इमेज आ रही है, ये नहीं चाहिए, ना ये रेफरेंस चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए। तो मैं और इसमें डिटेल में जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रेजेंटिंग इमेज सैनिटी। जैसे ये टाइप करेंगे आपके पास फर्स्ट यूआरएल आएगा, इसको जब स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जो कह रही है, ये वाली क्यूरी क्या करेगी, सिर्फ ये वो स्पेसिफिक यूआरएल को लेकर आएगी
और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वो URL ही चाहिए, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको करूँगा कॉपी और वहाँ पे आके हम देखते हैं कि ये क्या कर रही है, क्यों डिटेल में देखते हैं। और मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको करता हूँ फैच और ये देखें ये सिर्फ मेरे पास क्या कर रही है, मैंने यहाँ पे आईडी कुछ और लिखी थी, नाम उसका प्रोडक्ट इमेज। अब मेरे पास ये देखें URL भी आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये समझ लें एक वेरिएबल का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या करा, प्रोडक्ट इमेज, क्योंकि मैंने कहा था जब मेरे को इमेज मंगवानी होगी तो मैं इसके नेम से मंगवाऊंगा, जो कि मैंने रखा था नाम प्रोडक्ट इमेज। उसके अंदर उसके बाद मैं गया एसेट के अंदर, एसेट के अंदर जाने के बाद मैंने इसको URL का एरो करके URL चाहिए मुझे, तो ये इसके अंदर लिख रहा है जी। एरो का बताऊँ, अच्छा एरो यहाँ पर क्या किरदार अदा कर रहा है कि वो एक और ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा था, ठीक है। वो प्रोडक्ट इमेज तो आ गया होगा समझ। अब मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आ रहा था एसेट का, एसेट के अंदर जाने के बाद मेरे को एक अंडर स्कोर करके रेफरेंस देना था। रेफरेंस के अंदर सिर्फ एक छोटा सा इमेज की आईडी आ रही थी, लेकिन क्या जो पूरी चीज़ नहीं आ रही थी, ये HTTP सैनिटी ये चीज़ नहीं आ रही थी। तो इसको देने का मकसद ये था, मेरे को पूरा कंप्लीट URL चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, उसका पूरा क्या चाहिए URL। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यूरी को पूरी कॉपी कर लेता हूँ और मैं आता हूँ अपने फ्रंट एंड पे, इसको कर देता हूँ अभी पूरा क्लियर, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को कुछ लिख लेते हैं। और यहाँ फ्रंट जूम एक सेकंड में कर देता हूँ। अच्छा यहाँ तक देख ले, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैंने सिर्फ क्या करा, जो उसका बॉलर प्लेट थी उसको रीड किया है और मैंने क्या लिखा है, एक H1 की टैग बना के मैंने लिखा उसके अंदर सैनिटी डेटा। अब इसके बाद हमारा काम होता है असल स्टार्टर। अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे इसमें, ठीक है। मैं लिखूंगा क्लाइंट, ठीक है। जैसे मैं क्लाइंट लिखूंगा, यहाँ पे एक सजेशन देगा, पहले पे ही आ रहा है सैनिटी लिब क्लाइंट। इसके अंदर क्या है, सैनिटी लिब क्लाइंट के अंदर एक फाइल बनी हुई है मेरे पास, सैनिटी के फोल्डर के अंदर लिब के अंदर क्या है, क्लाइंट। अब ये क्लाइंट क्या कर रहा है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। अभी क्लाइंट क्या कर रहा है कि जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाए थे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमारे पास क्या है, वो भी देख लेते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी है। प्रोजेक्ट बनाया था मैंने सैनिटी का। जब भी मैं सैनिटी का कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो एक यूनिक आईडी पे बनेगा। उससे पहले ये आईडी किसी और के पास नहीं दी गई है, ठीक है। ये एक यूनिक आईडी बनी, इसी आईडी से मैं डेटा फर्च कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर क्लाइंट के अंदर कुछ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, ये खुद ही सैनिटी ने किए, तो हमने कुछ नहीं किया इसमें काम। अब सैनिटी क्या कर रहा है, इसके अंदर एक कनेक्ट कर रहा है हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड को, क्योंकि प्रोजेक्ट सैनिटी में और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर प्रोजेक्ट आईडी और प्रोडक्शन जो था उसको यहाँ पे लाके सेव किया उसने और उसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट ले लिया। क्लाइंट के अंदर एक हमारे पास होता है फैच। अभी फैच आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फैच पता ना। अभी फैच आने के बाद मैंने क्या लगाया, यहाँ पर क्या किया, सिर्फ बैकटिक्स लगाया और जो मैंने क्यूरी वहाँ पर लिखी थी वो मैंने वहाँ पर कॉपी की थी
क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा क्यूरी को से। ठीक है, यहाँ तक को मसला ठीक। इसको क्या करूँगा, ये पूरी क्यूरी को मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव करा लेता हूँ, ताकि हमें जब भी कॉल करें तो कॉल करने में आसानी हो। कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, हो जाएगा मसला। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो है डेटा थोड़ी देर रुक कर आएगा, जैसे कि सर ने बताया था प्रोमिस और अमीर वाली चीज़ बताई थी ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं अवेट। ठीक है, अभी ये क्यों एरर दे रहा है, ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ तक इसको यूज़ नहीं किया, वो इंटरव्यू टाइप वाला नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये किस वजह से दे रहा है, यहाँ पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बना तो लिया वेरिएबल लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। यूज़ ना करने की वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, पहले फ्रंट एंड पर दिखाने से पहले मैं कंसोल लॉग में डेटा प्रिंट करवा लेता हूँ, ताकि ये चेक कर लूँ कि क्या मेरे पास यहाँ तक सब चीज़ें सही चल रही हैं। मैं क्या लिखता हूँ, कंसोल लॉग डेटा, और मैं कंसोल लॉग को देख भी लेता हूँ क्या कंसोल लॉग में ये मेरा डेटा आ गया। ये देखिए डेटा ये पहले में आ गया। यहाँ तक तो चीज़ें सही तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें फ्रंट एंड पर दिखानी है। अब हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, 3 आइटम्स बने थे हमारे पास, सही है। तो मेरे पास किसके अंदर चीज़ें स्टोर हो रही हैं, वो हो रही है डेटा के अंदर स्टोर, और हमारे पास एरे फॉर्म में आ रहा है। तो एरे एक एक आइटरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मैप। तो मैं ये मैप बना लेता हूँ, डेटा डॉट मैप। अच्छा, मैं अभी एनी लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे टाइप दे सकते हैं। आपने इंटरफेस पढ़ा है, इंटरफेस पढ़ा है। आप यहाँ पे देखेंगे पहले कंसोल लॉग में डेटा क्या क्या आ रहा है, और उस हिसाब से वहाँ पर इंटरफेस में डिफाइन करके दे सकते हैं क्या उसकी टाइप है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ओपन करें इसको, यहाँ पे देखें कौन कौन सा आपकी प्रोडक्ट आ रही थी, स्ट्रिंग आ रही थी, 2 तो आपके पास स्ट्रिंग आ रही थी और एक आ रही थी इमेज भी आप स्ट्रिंग में रखें। ठीक है, ये एनी दे दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिटर्न करवाऊँगा और एक बना लेता हूँ डिफ। अब मेरे पास एक आ रहा है नेम, दूसरा आ रहा है उसकी प्राइस, तीसरी आ रही है उसकी इमेज। H1 का टैग बना लेता हूँ। ठीक है, आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, नेम नहीं आएगा, पूरा प्रोडक्ट नेम आएगा उसका। अभी इसको यहाँ पे देख लेते हैं, चला के यहाँ पे क्या इसमें कर रहा है, की मांग रहा है। आईडी हमने रखी थी, मैंने बताई थी सैनिटी में हम एक और चीज़ लिख रहे थे यहाँ पे, ये देखें मैंने बताया था वहाँ पर, क्योंकि सैनिटी हमारे पास एक यूनिक आईडी खुद से वो जनरेट करके दे रहा है, तो हम इसको यहीं पर यूज़ कर लेते हैं उसका। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ की और आइटम डॉट आईडी। ठीक है, वो की वाला भी एरर चला गया और मैं फ्रंट एंड पे आके देखता हूँ, तो फ्रंट एंड पे भी आ गया हमारा डेटा 3 थे। H1 तो आ गया, बाकी अगर प्राइस लेकर आनी है और इमेज लानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक की का टैग बना लेता हूँ। आइटम डॉट प्रोडक्ट प्राइस, और मैं यहाँ पे इसी को एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ। और एक क्या चाहिए, क्या मैं याली इमेज यूज़ कर लूँ, कैपिटल आई वाला, क्यों ऊपर कैपिटल आई है,
इंपोर्ट कैपिटल आई वाला किया हुआ है। आप मुझे इसका फ़ायदा बताएं, खड़े होके बताएं वो बात नहीं समझ में। तालियां बताएं। अच्छा, ये नेट जेएस में हमें जो है एक ये टैग बन देता है, किस वजह से, ताकि हमारी जो है इमेज ऑप्टिमाइज होकर आए। क्या होकर आए? और ये हमें लिंक भी देता है, लिंक भी खुद से देता है नेट जेएस। जबकि अगर हम HTML यूज़ करेंगे तो हम उसमें एंकर टैग यूज़ करते हैं लिंक के लिए, और इमेज के लिए IMG का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज की क्या करें, क्या मतलब? ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि जब हमारी जो लोडिंग होती है HTML से थोड़ी फास्ट होके आती है नेट जेएस में, जब यहाँ टैग यूज़ करते हैं ये नेट जेएस की इमेज वाला, और SEO भी अच्छी होके आती है इसमें। अब आते हैं हम इस पर, हम यहाँ पे इमेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इमेज आ गया, इमेज का टैग आ गया। इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है SRC और एक होता है क्या बताया, SRC सोर्स और ऑल्ट। अब ऑल्ट पे भी मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं इसको डायनेमिक रखना, तो मैं डायनेमिक भी रख सकता हूँ। आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम। अगर किसी वजह से मेरा डेटा लोड होने में टाइम ले रहा है या किसी वजह से नहीं आ रहा, तो मेरा क्या करेगा, ऑल्ट का ये ऑल्ट में जो भी इसका नेम लिखा हुआ होगा वो दिखेगा। ठीक है, अभी हम सोर्स पे आते हैं। सोर्स पे क्या है, ये इमेज का हम पाथ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने इसमें मंगवाया था ये वाली चीज़, अब आएगा ये वाला काम। अब हम क्या करेंगे, आइटम डॉट इमेज URL, और हम इसको विड्थ हाइट भी दे देते हैं, हाइट 500 और विड्थ दे देते हैं 500। ठीक है, अब समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम देखते हैं एनी क्या रहेगा, नहीं आ रहा। अच्छा, आपको ये कुछ एरर्स आते रहेंगे हमेशा ज़िंदगी में, आपको एरर हैंडलिंग भी आनी चाहिए, डीबग करना भी आना चाहिए कोड को। ठीक है, अब हम कोड को देखते हैं। कोड क्या कह रहा है कि इनवैलिड सोर्स पाथ, और ये एक दे रहा है जो मेरा इमेज का जो पाथ था वो दे रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करके अगर कहीं चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरे पास इमेज लोड हो रही है, तो मेरे पास इमेज लोड हो रही है। सिर्फ मैंने क्या करा था, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। लेकिन ये एरर किस वजह से आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो हम एक अलग जगह से इमेज को मंगवा रहे हैं अपने नेट जेएस प्रोजेक्ट पे, सैनिटी से मंगवा रहे हैं, वो अलग बिल्कुल प्लेटफॉर्म है। तो हमें कॉन्फ़िग फाइल में उसका पाथ भी रखना पड़ेगा, जो कि ये वाला पाथ होगा उसका, कुछ वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप क्या करें, ये डॉक्यूमेंटेशन दी है, डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें और इसको स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल अप करने के बाद इसमें आ रहा है कुछ प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अगर आप मैनुअली लिखना चाह रहे हैं तो मैनुअली भी आप लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये है next.config.js, मैं आता हूँ next.config.tsa, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी यहाँ से, क्योंकि ये इमेज के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉलो करता है नेट.js। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, अब ये इमेज था, वहाँ पर इमेज का एरर आ रहा था क्योंकि इमेज ही हमारे पास लोड नहीं हो रही है। ये इमेज था, इमेज को ओपन किया, इसके अंदर हमारे पास रिमोट पैटर्न है और ये एक प्रोटोकॉल है जो वो HTTPS वो फॉलो करता है। ठीक है,
अब ये होस्ट नेम बोल रहा है कि आपको अपना लिखना है या कुछ और दूसरा अपना होस्ट नेम डिफाइन करना है। तो मैं एरर पे आता हूँ वापस से। तो ये होस्ट नेम ये मेरे को बता रहा है कि होस्ट नेम आप ये रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे करूँगा मैं इसको पेस्ट। ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये बोल रहा है कि पाथ किसी स्पेसिफिक पाथ में देना है। ये चीज़ आपको प्रोटोकॉल या आपको सब चीज़ों में डिफाइन करना है। तो मैं अब कह रहा हूँ कि सब जितने भी फोल्डर्स हैं उस तमाम फोल्डर्स में ये दिखे। तो मैं बाकी की चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। भाई यही 3 चीज़ें चाहिए थी मुझे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर काम किया इस वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको टर्मिनल किल करके मैं वापस से रन करता हूँ npm run dev। कौन कौन यहाँ था मेरे साथ है? फैच कर ली थी इमेज, बहुत बनाया। ये देखिए, ये तीनों इमेजेस आ गई हैं। बाकी आप इसमें थोड़ी बहुत टेलमेंट अप्लाई कर लें। इसमें मैं इसको करता हूँ क्लोज। मैं तो वापस से page.txt इसकी फाइल है, इस पर आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद इसकी हाइट दे दी है। मैं इसको कर देगा 250। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेजेस जो है प्रोडक्ट मेरे पास ऐसे आ रही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास इस तरीके से आए। मैं इस तरीके से लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स। क्या मैं कहाँ पर फ्लेक्स हूँ, यहाँ पर पेरेंट में, मेन डिव में। मैं क्या करता हूँ, मेन डिव में आके क्लास लिखता हूँ फ्लेक्स। ठीक है। अब ये इस तरीके से आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि इमेज मेरी ऊपर आए और जो मेरी जो टाइटल है और प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मेरे पास नीचे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये सिंपल मैं यहाँ से इसको ये करूँगा और यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, नीचे आ गया। और मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लासेस दे देते हैं। इमेज छोटी बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि इमेज का हर एक इमेज का साइज अपना अपना होता है। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट की होती है प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ कितनी देनी है, तो हम वो अप्लाई कर रहे हैं। मैक्स विड्थ चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैक्स हाइट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाए 96। पहले चेक करते हैं 96 पे सही है, शायद आ जाए। तो मैं कम कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ 40 पे। चेक करते हैं 40 पे ज़्यादा ही छोटी होगी, 42 कर लेते हैं। थोड़ी बहुत सही लग रही है। अच्छा, अब ये देखिए 72 मैंने दी है, लेकिन क्या हो गई, ये जो है इस तरीके से चिपक गई, क्योंकि इमेज पहले फुल हाइट ले रही थी। अब इससे क्या किया, इस तरीके से चिपक गई है, तो इस वजह से ये मेरे पास थोड़ी अजीब सी इमेज आ रही है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कवर। अब ये क्या हो गया, थोड़ी सी अच्छी हो गया। ठीक है। अब मैं और भी इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें दे दूँगा जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, देखिए जस्टिफाई बिटवीन ही इवनली दे देता हूँ, इवनली। ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज पे ये जो इसके शार्पनेस आ रही है, शार्प समझ रहे, कॉर्नर जो है वो शार्प आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, राउंड और एलजी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम से राउंड ले लेते हैं।
सही है ये, ठीक है, क्योंकि हमें शार्पनेस खत्म करनी थी बस। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा टॉप से थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसमें चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है हर एक प्रोडक्ट का थोड़ा सा हट गया है, शेडो दे देता हूँ जैसे कहते हैं, ठीक है। मैं दे देता हूँ शेडो LG। अब समझ आइए क्या किया शेडो LG ने। और मैं दे देता हूँ पेंटिंग 3। यहाँ तक क्लियर है। और मैं एक बटन भी बना सकता हूँ यहाँ पर MT2, और मैं बटन बना देता हूँ यहाँ पर सैनिटी से। यहाँ पे कौन गिरे? अच्छा, सैनिटी से नहीं ला सकते, बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें जो है बनाने का मकसद क्या होगा आपका? फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना कोई, तो आपकी वो फंक्शनैलिटी वहाँ पर परफॉर्म नहीं होगी। तो आप इसको मैनुअली बनाने वाले और डिज़ाइनिंग करनी है आपको, यहाँ पर आप कर लें, या तो एक कंपोनेंट एक अलग से बना लें, उसमें आप प्रॉप्स ले लें, और क्योंकि आपको टैक्स बार बार चेंज करना होगा, डिज़ाइन आप एक दफ़ा कर लेंगे, और जब भी आपको बटन यूज़ करना होगा सिर्फ आपको टैक्स चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप्स हम हो सकता है अगली क्लास में पढ़ा आपने, प्रॉप्स पढ़ लिया। प्रॉप्स में हम क्या कर रहे थे, हम बार बार एक ही कंपोनेंट को बार बार वो यूज़ कर रहे थे, तो हम उसका टैक्स सिर्फ चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट को बना रहा हूँ, कल को मैंने किसी और काम के लिए बनाना है, तो वो आपको सिर्फ टैक्स चेंज करेगा, डिज़ाइन वही चीज़ रहेगी, सब चीज़ें वही रहेंगी। अब ये देखिए, सही है। अब आपको और भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, ये मेरा बटन यहाँ पर है, यहाँ पर रखें। आप इसको चाह रहे हैं इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई है, आप चाह रहे हैं कि पूरी इसकी जो है विड्थ जो है ये पूरा स्टार्ट में दिखाएं, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। फिर अगली इंशाल्लाह हम क्लास में क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं डाइन मार्केट। ब्राउज़र पे आप क्या लिखेंगे, डाइन मार्केट। डाइन मार्केट पे एक ये समझ लें ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और इसमें क्या है वही हमने सैनिटी से डेटा फैच किया है, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, इस पर जब एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, एक अलग से डिटेल पेज बनकर आएगा, जिसमें क्या होगी, आपकी इमेज डिफाइन होगी, आपका जो है जो H1 का टैग है जिसे टाइटल का नाम दे रहे हैं वो आ जाएगा, एक पैराग्राफ, इस तरीके से बाकी चीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया है, क्या चीज़, कैच, ठीक है। अच्छा, हम वो शुरू वाली चीज़ें तो कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, हम वापस से देखते हैं ब्लॉग के आगे से। मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं एक दफ़ा क्यूरी को अपनी एक दफ़ा सैनिटी पे ही डैशबोर्ड पे रहता हुआ चला के चेक कर लूँ कि क्या मेरी क्यूरी सही तरह फैच कर रही है। तो मैंने ये क्यूरी लिखी, वो क्यूरी स्टाइलिंग क्या कर रही है, वो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आ रही है। मैं डॉक्यूमेंट चाह रहा हूँ, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए स्पेसिफिक, तो मैंने प्रोडक्ट जो डॉक्यूमेंट का नाम रखा था मैंने वो डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया प्रोडक्ट। मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट की ID, तो मैं वो चीज़ें लेकर आ गया ब्लॉक क्यूरी की मदद से। फिर मैंने क्या करा, फ्रंट एंड पे आके जो मेरा पेज था उसमें मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया, क्लाइंट को इंपोर्ट करवाया। क्लाइंट क्या कर रहा है बेसिकली कि ये हमारा सैनिटी के प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर रहा है हमारे फ्रंट एंड को, ठीक है। क्या कर रहा है ये क्लाइंट, क्या कर रहा है कि
ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, डॉट फैच क्या कर रहा है कि जो ये क्यूरी है प्रोजेक्ट से कनेक्ट करते हैं, फैच करने के बाद ये आ गई हमारे पास, सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर फैच के जरिए इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के बाद मैं चाह रहा था एक कंसोल लॉग ओपन करके मेरे पास टर्मिनल पे भी डेटा आ जाए, तो मैंने कंसोल लॉग लगा के टर्मिनल पे चेक करा, मेरा ये डेटा आ चुका है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, क्योंकि ये एरे के फॉर्म में आ रहा है, आइटरेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने मैप चलाया। मैप पे मैंने 3 चीज़ें चाहिए थी। ठीक है। 3 चीज़ें क्या चाहिए, एक चाहिए इमेज, एक चाहिए H1 और पैराग्राफ। और मैंने यहाँ पर की भी लिखी, की आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी हमारे पास हमेशा यूनिक आएगी। फिर मैंने इमेज को यहाँ पे मैकजेस की इमेज को यूज़ करना। फिर हमने डायनेमिक इमेज को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद फिर हमने जो हमारा H1 का था, जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट का नाम था, वो हमने H1 के अंदर डिफाइन कर लिया। अब आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बड़ा टेक्स्ट लार्ज भी कर सकते हैं, या थोड़ा कस्टमाइजेशन आप खुद कर लेना। और फिर मैंने जो प्राइस थी वो पी के अंदर लिख दिया, पी के टैग के अंदर। और फिर मैंने एक बटन बना दिया ऐड टू कार्ट का। अब जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट होंगी वो हमेशा इस तरीके से आती रहेंगी बार बार। ठीक है सर, आपको चेक करना। अच्छा जी, यहाँ तक का हमारा जो है वो हमने सैनिटी पे देखा कि किस तरह हम सैनिटी पे डेटा हम इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं, और किस तरह हम उसको फ्रंट एंड पे यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमने क्रॉप की क्यूरी लिखी थी, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पे बड़ी हेजिटेशन हो रही है मेरे को कि मैं आइटम डॉट, अब मेरे को पता ही नहीं कि जो हमारा की का नाम है वो क्या होगा। यहाँ पे तो प्रोडक्ट नेम आ रहा है, अब मेरे को याद तो रहेगा नहीं कि प्रोडक्ट नेम किस तरह लिखने के है। तो मैं इसको शॉर्टेड भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से की भी बना सकता हूँ। किस तरह बना सकते हैं, सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इससे पहले मैं अपना नाम स्पेसिफाई करवा दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नेम, ठीक है, और आगे मैं उसके आगे मैं अपना वेरिएबल पास करूँगा। अब क्या होगा, नेम को जब मैं कॉल करवाऊँगा तो नेम के अंदर ही मेरे को अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर घबराते हैं कि भाई सर मेरे पास तो डेटा आ ही नहीं रहा, मैंने गलत डाल दिया था, क्या हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ टास्क है, वो क्या है, वो ये कि आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे कि सैनिटी में किस तरह हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको हम किस तरह जो है उसमें डेटा इंसर्ट वगैरह करते हैं और उसको किस तरह यूआई पे फेच कराते हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करना है डायनेमिक राउटिंग के ज़रिए कि हम किस तरह हम उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट पे हम क्लिक करें उसका डिस्क्रिप्शन पेज ओपन हो जाए और उसी प्रोडक्ट का ओपन हो। तो ये आप घर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे हम इसको किस तरह हम कर सकते हैं। आई गेस हमने डायनेमिक राउटिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने देखी थी शायद थोड़ी बहुत, और नेक्स्ट क्लास में हम वैसे भी करवाएंगे आपको, लेकिन घर से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है। अच्छा, इमेज वाला जो हमारे पास जो इमेज नहीं खुल रही थी उसका इशू ये होता है कि हम इमेज जो है वो आउटसाइड दी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट से हम इंपोर्ट करवा रहे हैं या फैच करवा रहे हैं। तो इमेज कहाँ से आ रही है, बेसिकली किसी भी सर्वर से आ रही है, हमारे केस में सैनिटी के सर्वर से आ रही है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर सैनिटी के सर्वर को वाइट लिस्ट करना होगा या हमें मेंशन करवाना होगा कि जो भी हमारे पास इमेज आएगी वो इस यूआरएल से या इस सर्वर से आएगी, तो फिर वो उसको गेट कर लेगा। ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आपको कोड भी मिल जाए, तो यहाँ पे मीटअप पे आने के बाद अब्दुल्ला आराई और फिर यहाँ पे सैनिटी, ये आज की जो क्लास में जितना भी कंटेंट कवर कराया है आप इसमें जाके कोड भी देख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हमारी क्लास का बकायदा एग्जाम होता है। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा।